नमस्ते। नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको एक नए विषय से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और एक ये सीरीज करेंगे हम लोग। मैं थोड़ा विषय के बारे में बता दूं और उससे पहले मैं अपने स्पीकर के बारे में आपको बता दूं। मेरे साथ आज देव सहायम साहब हैं। देव सहायम साहब, एमजी देव सहायम साहब मूल रूप से मेजर देव सहायम साहब हैं और भारतीय सेना के साथ ये रहे। 1965 की लड़ाई लड़े, उसके बाद नागा इंसर्जेंसी में बहुत एक्टिव रहे। फिर ये आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस हो गए हरियाणा काडर के। और उनका जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट था, जैसे ईश्वर कुछ लोगों को ब्लेस करके भेजता है, मतलब किसी भी फौजी के लिए सपना होता है लड़ाई लड़ना, ये लड़ाई लड़े। उसके बाद ये जब आईएएस में आए तो इन्होंने बाकी तो जो काम किए, लेकिन जयप्रकाश नारायण को जो पूरे देश के उस समय के युवाओं के एक तरह से आइडल थे और आज भी हैं, वो जब, और ये सरकारी सेवा में थे, उनको जब इंदिरा गांधी जी ने 25 जून को गिरफ्तार किया रात में और फिर उनको ट्रांसफर किया चंडीगढ़, तो देव साहब साहब उस समय चंडीगढ़ के डीएम थे। तो अब इनके जिम्मे दो काम आ गए। एक तो अच्छा, जेपी का स्वास्थ्य नहीं अच्छा था, तो एक तो इनकी जिम्मेदारी हो गई कि एक तरह से इनको जेलर बोला गया, भैया एक तरह से उनका एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इनकी देखभाल करना। और दूसरा, एज समवन जो इस देश की आजादी के आंदोलन का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिसका हम सब लोग एक बार लोग मिलने के लिए लालायित रहते हैं, उनकी देखभाल भी करना, उनकी हेल्थ को भी वो करना, वो एक इनका उनके पास से का रिश्ता रहा। और वो शायद 5-6 महीने जीवन के इनके, जैसा इन्होंने अपनी किताबें लिखी उसके बाद, वो शायद अनमोल क्षण थे जहां पे इनको देश को समझने का, देश की पॉलिटिक्स को समझने का, गांधीयन आइडियल समझने का, जेपी को समझने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। और देश के बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने जेपी के निकट रह के उन क्षणों में इस चीज को जिया होगा। उसके बाद आपका थोड़ा मदर टेरेसा से भी रहा। और एक मैं आप लोगों को जो लोगों को अभी रिसेंट टाइम्स के लोग हैं, जब आमिर खान इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कुछ इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो सत्यमेव जयते में भी आपने इनको देख चुके होंगे। मैं अब तुरंत उसमें आ जा रहा हूं। आप अभी एक फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी चलाते हैं। आप सब लोग इसमें महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप सब लोग इसमें बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए कितना आवश्यक है, इत्यादि इत्यादि। वो मैं आपसे ही पूछूंगा। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दे दिया कि उसके लिए अलग अलग स्पीकर होंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जब मैंने इनसे आग्रह किया कि मेरे दर्शक मूल रूप से हिंदी स्पीकिंग है, तो इन्होंने कहा नहीं हम लोग हिंदी में बोलेंगे। तो मुझे एक था, ये इस समय फिर से मैं कहूंगा, फिर से इज ब्लेस्ड। ये कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास इनका गांव है, जहां ये रह के वहीं से काम कर रहे हैं। तो वो भी हम लोग तो हिंदुस्तान के बहुत से कुछ लोगों को ही मौका मिल पाता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाने का। खैर, मैं सीधे देव साहब आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले ये जो इलेक्शन है, और ये 5 इलेक्शन 5 राज्यों में है, उसमें उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अहम इसलिए है कि बड़ा राज्य है, 80 एमपी आते हैं। इलेक्शन में ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की बात है, इसको थोड़ा आप समझाएं, फिर मैं कुछ प्रश्न और है मेरे मन में जो मैं आपसे पूछूंगा। धन्यवाद अशोक आनंद वर्धन सिंह जी, बहुत अच्छा मुझे आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं इलेक्टोरल इंटीग्रिटी फोरम की बात करने से पहले इलेक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जो है ये जनतंत्र देश है, सबको पता है। उसमें हमारा गर्व है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र देश है, उसमें सब हमारा गर्व है। और जनतंत्र जो है इलेक्शन से बनता है, चुनाव से बनता है। सबसे पहले चुनाव क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये समझ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उम्मीदवार लगाएंगे, आप जाकर के उस दिन जो है वोट डालेंगे। पहले तो पेपर बैलेट में था, अभी तो मशीन में प्रेस करेंगे और इलेक्ट हो गए, वो एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, और बड़े लोग बन जाते हैं, वो मिनिस्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर वो उनको आप पीछे नमस्ते करके फिरते रहना है। वो बिल्कुल गलत चीज है। ये जनतंत्र में
नागरिक, आम आदमी, सब शक्ति उनके पास है। वी द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले संविधान का जो अधिकार, संविधान को जो अधिकार है जनता के पास है, पब्लिक के पास है, खास तौर पर वोटर जो 18 साल जो पूरी हो चुके हैं, जो वोटर है, उन्हीं के हाथ में है। उसको आप 5 साल किसी को देते हैं जिसको आप सोचते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, कामदार आदमी है, हमारा सेवा करेगा, देश को सेवा करेगा, आप उनको 5 साल के लिए देते हैं। शक्ति, पावर जो है आपका है, ये समझ में आना चाहिए। तब समझ में आएगा कि इसको, शक्ति को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अभी लोगों के पास कोई कम्युनल लेके आ जाता है, कोई कास्ट लेके आ जाता है, कोई पैसा लेके आ जाता है, कोई और चीज लेके आ जाता है, वो डाल देते हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसे जो जनतंत्र जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। हमारा जनतंत्र इस वक्त जो है बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो वोट डालते हैं वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इसलिए हमने 2009 में एक फोरम फॉर इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी, इज्जतदार चुनाव, इंटीग्रिटी का अर्थ जो है इज्जतदार चुनाव, अगर इज्जतदार होवे तो भी जनतंत्र इज्जतदार होगा, नहीं तो बेइज्जती होगा। तो आपको समझते हैं। तो इसलिए हमने बनाया कि 10-13 साल से हम कैंपेन चला रहे हैं, कई कैंपेन में पार्लियामेंट इलेक्शन में किए हैं। अभी जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, 7 उत्तराखंड है, वो दोनों मिलकर के देखेंगे, हिंदुस्तान दुनिया का 5वां कंट्री हो जाएगा, 5वां या 6 कंट्री होगा, इतना पॉपुलेशन है उनके पास, 25 करोड़ के करीब। तो और पंजाब में इलेक्शन है, गोवा और त्रिपुरा में इलेक्शन है। तो हम इसलिए सोचे थे इस वक्त में बहुत हिंदुस्तान जो है बहुत कठिन जंग में गुजरा है। हिंदुस्तान का जो जनतंत्र जो है बहुत कठिन दिन से गुजरा है। इसलिए यूपी का और जो उत्तराखंड का और दूसरा स्टेट का इलेक्शन का बहुत मेहनत रहती है। इसलिए मैंने जब आनंद वर्धन सिंह ने जब रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कहा जरूर बात करेंगे, और उसका हमारा पूर्ण टीम बना हुआ है। पिछले 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हमने जिसको स्टडी किया है, क्योंकि अभी 70 साल से इलेक्शन चल रहा है, अभी तक इलेक्शन के बारे में कोई डिटेल में स्टडी नहीं, किसी ने नहीं किया। तो हमने 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन में होकर उसके बाद हमने सोचा है कि ये इलेक्शन को स्टडी करना चाहिए। हमने 6 एंगल में स्टडी किया है, 6 एंगल में। हर इलेक्शन में 6 एंगल होता है। एक जो है इलेक्टोरल रोल, जिसका लिस्ट बनता है, वोटर का लिस्ट बनता है, वोटर लिस्ट कहते हैं उसको, उसका स्टडी किया है हमने। उसके बाद हमने स्टडी किया है कैसे वोट डालते हैं लोग। हमारा जमाने में हमने कई इलेक्शन कंडक्ट भी किए हैं, वोटिंग भी डाला है। उस टाइम पे पेपर बैलेट था, कागज का था, और अभी जो है मशीन में है। उसके बाद वीवीपैट एक मशीन आया हुआ है, उसको हमने स्टडी किया है। फर्क बहुत है इसमें, ये मैं बात में अभी आनंद वर्धन साहब सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। मगर ये पेपर बैलेट में और इसका जमीन आसमान का फर्क है, इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद स्टडी किया है ये क्रिमिनल्स और पैसा वाले, वो पॉलिटिक्स को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो आजकल जो कहते हैं पार्लियामेंट में 20-30% जो है क्रिमिनल्स है, जिसके खिलाफ चार्जशीट है, और सब जो है करोड़पति है, मल्टी करोड़पति है। वो आम लोगों को कैसे सेवा करेंगे? हिंदुस्तान में तो 100 करोड़ लोग हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो ये हमने स्टडी किया है। चौथा स्टडी किया है इलेक्शन के समय पे इलेक्शन कमीशन कैसे काम करती है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहती है। लोग अपना कॉन्डक्ट उसके बारे में रूल्स को अबेड करते हैं, रूल्स को प्रकार चलाता है, ये रूलिंग पार्टी को फेवर करते हैं, इसको स्टडी किया है। 5वां हमने स्टडी किया है कि ये मीडिया, ये प्रेस जो है, ये मीडिया, टीवी मीडिया, अखबार, ये कैसे काम करती है। फिर ये पार्टी के हक में पैसा लेकर के उनका पब्लिसिटी करना, ये 5वां स्टडी किया है। 6वां स्टडी किया है हमने इलेक्शन कमीशन ने कब से फंक्शन किया है। इलेक्शन कमीशन जो है अपना हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बना हुआ है, संविधान का बना हुआ है, आर्टिकल 324। वो छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है,
कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ है, उनका हक, उनका जिम्मेदार ये है कि इलेक्शन जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल करना चाहिए। वो किया कि नहीं किया, ये सारे 6 स्टडी करके हमने पिछले साल रिपोर्ट रिलीज किया है 2021 में, और अभी है 1 महीने पहले हमने उसका पूरा इकट्ठा करके वेस्ट बंगाल इलेक्शन, बिहार इलेक्शन, तमिलनाडु इलेक्शन, पार्लियामेंट का सारा इकट्ठा करके एक किताब अभी हमने किया है, पिछले 2 हफ्ते पहले रिलीज किया है, और वो अंग्रेज में किया है। अभी हिंदी का अनुवाद चल रहा है। हिंदी का अनुवाद 1 हफ्ता 10 दिन में तैयार हो जाएगा। वो हिंदी का अनुवाद में जो चीज होगी इलेक्शन में, पिछले 70 साल में ये इलेक्शन के बारे में किसने स्टडी नहीं किया, ये बैकग्राउंड है। मैं इसके बाद जो है जो सवाल पूछेंगे वो जवाब देंगे। जी, मैं थोड़ा सा देवसायन साहब, मैं थोड़ा फर्क इसलिए चलता चलूंगा कि क्योंकि मैं दर्शकों के पर्सपेक्टिव से आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। एक हमारे यहाँ एक गलत फहमी ये लोगों को रहती है, जो कहते भी हैं कि उनको 303 सीट मिली है तो वो पार्लियामेंट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जबकि आप जैसा बता रहे हैं कि सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। अगर उनको 543 सीट भी मिल जाएं और मैं एक नागरिक के हैसियत से मेरे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करता है मेरा संविधान। थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप इस पूरी उसकी बात कर रहे हैं तो ये इलेक्शन कोई एंड नहीं है, इलेक्शन उस एक प्रोसेस है, उस जनता के, जैसा आपने कहा कि जनता के सेवक को ये चुनने का कि आप 5 साल कैसे काम करोगे, लेकिन गवर्निंग हरदम कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं, ये किसी भी लोक की, किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की हक की बात आप कर रहे हैं। थोड़ा इस पे 2-4 मिनट इस पे जरा बता देते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किए हैं। इसको कहते हैं मैंडेट। इसका जो है सरकार जो है, ये सरकार जो है किसी का हक नहीं है वो पास के बैठने के लिए। अगर जनता चाहते हैं तब सरकार के बगैर भी जनता जी सकता है। सरकार कैसे आया? मैं पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी होता है। वो यूरोप का बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स ने किया है, उसका बता जो है, ये गवर्नेंस शुड बी कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्न। जो मेजॉरिटी लोग हाँ करेंगे वही गवर्न कर सकता है, लॉ वही लागू कर सकता है, वो लॉ वही इनैक्ट कर सकता है। ये इसलिए कहते हैं इलेक्शन में मेजॉरिटी होनी चाहिए। मगर हमारा जो सिस्टम ऐसे है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए क्या हुआ, मैं 2019 का पार्लियामेंट के बारे में वर्धन सिंह ने बात किया है, मैं जवाब देता हूँ। पूरा उस टाइम पे 90 करोड़ वोट था, 67.5% लोग वोट दिए। उसमें 61 करोड़ करीब वोट दिए, वोट हुए। उसमें से जो बीजेपी का सिर्फ 37% मिला है, 37.5% में। हमेशा जब मैंडेट कहते हैं, जो वोट डाला वो नहीं गिना जाता है, पूरा इलेक्टोरेट का मैंडेट किया है। क्योंकि पूरा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, इलेक्टोरेट वोटर जो है 90 करोड़ है। 90 करोड़ में कितने वोट दिया वो देखने के देखेंगे से बीजेपी का सिर्फ 25% वोट मिला है। 25% वोट मिलने से अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता, उनका सिर्फ 200 वोट होता, 200 सीट होता। अभी 303 मिल गया। चलो, हमारा सिस्टम ऐसा है। मगर अगर ऐसे सिस्टम में आ गए, आम गवर्नेंस कर सकता है, आम सरकार चला सकता है। ठीक है, सिस्टम वो है। हम पहले वाले भी ऐसे सिस्टम में आए हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते। और ये ऐसे करते हैं ना, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो उल्टा कर देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन पे वो उल्टा कर देंगे, हम मर्जी से कर देंगे, वो नहीं कर सकता है। सिर्फ 75% लोग हैं, उनको वोट नहीं दिया है। ये हमारा डिफेक्टिव इलेक्टोरल सिस्टम है, डिफेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसलिए जो चुनके आप वो भेजते हैं, वो ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना हुआ कानून में क्या लिखा हुआ है, उसी के तहत गवर्न करना चाहिए। अपना मन मर्जी से नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जी, मैं जैसे मैं वोटिंग प्रोसीजर और वीवीपैट से अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है और उसको जब समझेंगे तो डिटेल में समझेंगे, आपके जो दूसरे साथी हैं वो समझाएंगे। लेकिन मैं एक और इंपॉर्टेंट उस पर आ रहा हूं।
इलेक्शन से पहले जैसे यूपी में हमने देखा 1.5 महीने तक हमारे यहाँ हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे थे और एक ऑफिशियल रैली कर रहे थे, जो सरकारी रैली थी, जहां पे डीएम जो था वो लोगों को ला रहा था, वो वहां पे रैली कर रहे थे। वहां पे वो गवर्नर बैठती थी मंच पे और वहां पे बीजेपी के झंडे थे, वहां बीजेपी जिंदाबाद होता था और प्रधानमंत्री जी वहां विपक्ष को, दूसरी पार्टी को बताते थे कि कितने गुंडों की पार्टी है, ये लाल टोपी पहनती है, इसमें खून लगा है, इत्यादि इत्यादि। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जब जब एक इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की बात हो रही है और जहां पे गवर्नर जो एक प्रेसिडेंशियल अपॉइंटी जो वहां बैठा हुआ है, तो इसको कौन देखेगा, कौन इसको ठीक करेगा? इस करने का काम है इलेक्शन कमीशन का। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। मैं मेरे एग्जाम्पल आपको देखता हूँ। 1977 में, आप जेपी के बारे में बात कर रहे थे ना, 77 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद 77 में इलेक्शन हुआ है। उस टाइम में रिटर्निंग ऑफिसर था, चंडीगढ़ का रिटर्निंग ऑफिसर था। उस टाइम में इलेक्शन हमने देखा है कैसे चलाया भी है। उसका पहले जो है, इमरजेंसी के पहले क्या हुआ, आप ऑफिशियल्स जो है बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होने नहीं चाहिए। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी का ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेटिस्फाइड किया है, बिकॉज कपूर, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट था कपूर, सिर्फ उनका जो शामियाना बनाया, उसका जो स्टेज बनाया, बस इतना ही छोटा सा थिंग किया। कोई गवर्नर आके देने बैठा, कोई डीएम आके नहीं बैठा। इतना छोटा चीज के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी को कहते हैं तुम्हारा इलेक्शन में नहीं चलेगा, तू एमपी नहीं रह सकता है। उसके बाद तो आपका कहानी तो सबको पता है। उसके बाद इमरजेंसी हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ है, उसके बाद इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर से निकला पड़ा, कांग्रेस पूरा करना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे एक्शन ले रहे थे और कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले रहे थे। अभी कोई एक्शन नहीं लेता इलेक्शन कमीशन, कोई इन्फोर्स करते नहीं है, मनमानी चल रहा है, कुछ मर्जी चल रहा है। 2019 इलेक्शन में हमने जो स्टडी किया है, उस टाइम पे तो बहुत इलीगल चीजें हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो अपने योगी आदित्यनाथ, जो आपका जो चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं हिंदुस्तान आर्मी में रहा, आपने कहा था मैं आर्मी में था, आर्मी में बहुत गर्व होता हूँ। हिंदुस्तान आर्मी को जो है बहुत अच्छा, दुनिया में ऊंचे ऊंचे आर्मी है। उसको उसने बेइज्जती किया है, मोदी की सेना कहा है, मोदी की सेना कहा है उसने। तो उसको 500-600 वेटरन्स, एडमिरल, जनरल वगैरह उन्होंने अपोज किए हैं, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद नमो करके एक टीवी चल रहा था, 24 आवर्स चल रहा था, कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, इलेक्शन जो पहले का इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन जो सेटिस्फाइड हुआ है, उस टाइम एक छोटा, इतना छोटा जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन सेटिस्फाइड हो गया। आप भी कहते हैं जैसे हो गए, कोई मनमर्जी इलेक्शन चल रहा है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रहे हैं। जी जी, मैं साहब साहब एक और, क्योंकि एक बात उठी है और सबके मन में एक चीज है। उत्तर प्रदेश में आईजी लेवल के 2 अफसर, मतलब जो पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण साहब कानपुर के, आईपीएस अफसर, दूसरे राजेश्वर सिंह साहब जो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट थे। असीम अरुण साहब 7 जनवरी को इलेक्शन कमीशन आके अनाउंस करता है कि एट 3:30 कि हम इलेक्शन ऐसे ऐसे करेंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अनाउंस ऑन 7th at 3:30। 4 बजे जो पुलिस कमिश्नर कानपुर हैं, आईजी लेवल के ऑफिसर, आईपीएस, वो ट्वीट करते हैं कि मैं आई एम रिजाइनिंग एंड आई एम प्लानिंग टू आई एम ज्वाइनिंग बीजेपी, और उनको आई एम वीआरएस दे रहा हूं। उनको मंडे को वीआरएस उनका स्वीकृत हो जाता है, उनको तुरंत बीजेपी वीआरएस मिलने से पहले ही वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उनको टिकट मिल जाता है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज ये पूछ रहा हूं कि एक आईपीएस अफसर जो पुलिस कमिश्नर है, वो 3:30 बजे तक माना जाता है कि वो निष्पक्ष था, एंड एट 4 o'clock ही बिकम्स अ पार्टी, वो एक पार्टी के साथ चला गया। अगर वो अभी जीत भी जाते हैं मान लिए, तो क्या इसका कोई इलेक्शन पिटीशन बनने का स्कोप है? क्योंकि ये बिल्कुल वायलेशन है। पिछले 1-2 साल से वो इसका मतलब अपनी उस पार्टी में पहुंचने का कुछ ना कुछ रास्ता कर रहे थे। एक इस पे भी समझना चाहेंगे देव साहब साहब। मतलब वो ऑफिस जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं था, वो तो पार्टी के कार्रवाई कर रहा था। हम तो यूपी में यहाँ बैठ करके यूपी को ऑब्जर्व कर रहे हैं
कितना मनमानी वहां हो रहा है, कितना जाति हो रहा है। पुलिस बिल्कुल गुंडा जैसे काम कर रहे हैं, हमको सबको पता है, सब रिपोर्ट हमारे पास आता है, हमारा ग्रुप भी बने हुए हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमने चिट्ठी भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप में चिट्ठी भी लिखा है, यूपी में क्या अत्याचार हो रहा है। तो ये पुलिस ऑफिसर ने जरूर वो किया होगा, बीजेपी का सेवादार रहा होगा, इसलिए उसको इलेक्शन अनाउंस होते के बाद वो पदवी छोड़ा, एमएलए बन के मिनिस्टर बनना चाहता है। ये जो है एक इंडिकेशन है, ये एक नहीं है, और भी कुछ स्टेट्स में ये बीजेपी के साथ ये हो रहा है। तो आईएएस और आईपीएस जो है स्टैंडर्ड कितना गिर चुकी है। हमारा टाइम पे ये तो इमेजिन नहीं कर सकता था, होता था ऑफिसर्स रिटायर, नॉर्मल रिटायर होते थे, उसके बाद 1-2 साल सेवा करते थे। तो मैं एक छोटा सैंपल देता हूँ। ये इसके दोनों यंग ऑफिसर्स, दोनों साउथ के हैं, एक तमिलनाडु का है, एक केरला का है। कन्नन गोपीनाथन केरला का है, सेंथिल जो है, दोनों 10 साल में रिजाइन किए, 10 साल सर्विस में, यंग ब्राइट ऑफिसर्स दोनों रिजाइन किए हैं। अभी तक उन्होंने एक तो पार्टी में ज्वाइन किया है, वो ऑर्डिनरी सेवादार का काम कर रहा है ये सेंथिल, और वो भी अपना पब्लिक कर रहा है। अगर कोई पब्लिक को सेवा करना है, पार्टी को सेवा करके, लोगों को तंग करके, लोगों को सारा उनके साथ वो अन्याय करके और इलेक्शन अनाउंस करते ही जाके बीजेपी ज्वाइन करना, ये बहुत फ्रॉड है। उनको आईएएस और एपीएस कैसे सेलेक्ट किया, जो सेलेक्ट किया उनकी गलती है ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने का। जी, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, और इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की बात है। इससे हमारा भविष्य, हमें कैसे लोग गवर्न करेंगे ये है। मैं देव सहारण साहब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में गरीबी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में फ्री राशन काफी कुछ दिया जा रहा है। वो जो 5 किलो राशन मिल रहा है, हर थैले पे मोदी जी का फोटो है। नो, मोदी जी इस समय एक पार्टी के लिए पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को गाली भी दे रहे हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और उनका सिर्फ इसी पे नहीं है, मुझे देख के ताज्जुब होता है, जो मुझे कोविड का सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें मोदी जी का फोटो है, और उसको केरल हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या नहीं लगता है कि ये अनड्यू एडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है? बिकॉज मोदी जी इज द मैस्कट, मोदी जी इज द फेस जिसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। ये सारे काम जो है हाईकोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन का है। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन मर चुका है। मैं तो 2019 में क्या क्या तमाशा हुआ है मैंने ज्यादा बोला नहीं है, थोड़ा सा बोला था, पर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है एक पार्टी का वो ब्रांच बन गया है। तो ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये पब्लिक डिस्प्ले में नहीं कर सकता है। तो बट इलेक्शन कमीशन तो उसको तो लागू करते नहीं है, उस इम्प्लीमेंट करते नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तो, बिल्कुल ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है नहीं ये। तो इसलिए तो हम तो अपना किताब में भी, रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा, फॉर हेवन सेक जो है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, कोई पार्टी को सेवा मत कीजिए, कोई व्यक्ति को सेवा मत कीजिए, हमने सारे लिखा हुआ वो किताब में। क्योंकि मैं इस पे विस्तार से आपके बाकी साथियों से बात करूंगा, लेकिन आग्रह आपसे करूंगा क्योंकि थोड़ा इलेक्शन से हट के प्रश्न है, जेपी के साथ जो आपका इतना घनिष्ठ था और जिस तरह से आपने किया, उसका कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, और जेपी ने उस एज में भी उनको लगा कि नहीं, आज हमें इसके अगेंस्ट खड़े होना है? कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एनेक्डोट? जेपी जैसे नेता जो है हिंदुस्तान का मिलना बहुत भाग्य है मेरे ख्याल में। महात्मा गांधी और जेपी, उसके अलावा कोई नेता मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। क्यों करता हूँ? इतना बड़ा नेता होने के बावजूद, सब अपना पावर अपने हाथ में होने के बाद भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने का या बड़ा अधिकारी बनने का इनकार कर दिया। अगर फ्रीडम होते ही, अगर महात्मा गांधी चाहते, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते, कोई उनका सामने खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने नहीं कहा और 1 साल के अंदर उसको मार दिया गया है। सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बना और उन्हें बार बार कहा जेपी को, तो उनका आपस में काफी डिफरेंस था, पॉलिसी डिफरेंस, बट पर्सनली बहुत दोस्त थे, छोटा ब्रदर जैसे था, इतना क्लोज थे। और जेपी को कई बार उन्होंने कहा आप हमारा कैबिनेट में आओ, उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है, महात्मा गांधी तो डेथ हो चुके हैं, लोग जो है हिंदुस्तान जो है आज़ादी बना है,
इनको जनतंत्र पता नहीं है। जनतंत्र जो है पीपुल्स पावर, जनशक्ति जनतंत्र है, वो लोगों को पता नहीं है। इतना साल जो है उन्होंने गुलाम रहे, तो ये गांधी जी होते वो पूरा हिंदुस्तान में जाकर के लोगों को समझाते जनतंत्र क्या होता है, वोट क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है। अगर वो नहीं कर पाए, पावते में मिनिस्टर बनने के लिए तो हजारों लोग खड़े हैं, क्यों मैं आप किसी को ले लो। मैं जो महात्मा गांधी ने छोड़ के गया है वो सेवा को करूंगा। उसके बाद ये सारे जेपी ने मुझे ये खुद कहा है। उसके बाद सरदार पटेल का दुर्भाग्य से डेथ हुआ। उसके बाद जवाहरलाल ने फिर कहा कि आप आ जाओ, डिप्टी मिनिस्टर बनो, तुम्हारा भाई जो है सरकार चलाना बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, वो उनका आइडियोलॉजी नहीं है हमारा, तुम्हारा आइडियोलॉजी ले आओ। कहते नहीं। उस टाइम पे वो रेलवे मैन फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, उन्हें कहता नहीं मैं समन स्टार्ट। उसके बाद जो नेहरू जी बहुत दुख थे, ये नहीं आया, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। अब 1962 का जो वॉर हुआ है उसमें हिंदुस्तान में बहुत हार हुए, तो जवाहरलाल नेहरू का बहुत दिल दुख रह गया। उसके बाद जो है 2 साल में उनका डेथ हो चुकी है। तो उस टाइम पे और लाल बहादुर शास्त्री को उस टाइम पे सब बोले थे, जेपी को बोले थे आप प्रधानमंत्री बन जाओ। फिर उन्होंने कहा था नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को बना। लाल बहादुर कहते मैं तो जाकर के वोट नहीं लूंगा तब तक जेपी जो है जिंदा है। और जेपी उनका घर में जाके कहता नहीं आप प्रधानमंत्री बनो, तुम्हारा मैं कहने का मतलब जो है पदवी, तब एक छोटा सा म्युनिसिपैलिटी का वार्ड काउंसिलर के लिए लोग मर रहे हैं, एक पार्टी का एक छोटा सा करने के लिए लोग मर रहे हैं। ऐसे महान लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। ये जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वगैरह जो है ना, ये पब्लिक का बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंस इसलिए ये है कि जेपी का सबसे बड़ा उनका ये था फ्रीडम, आज़ादी। आज़ादी मैं किताब मैंने लिखा है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उनका आज़ादी के बारे में कितना था। और उन्होंने कई आजकल का जो बातचीत चल रहा है इसके बारे में ये मुझे मेरे से विचार से बात किया है। हिंदुत्व के बारे में, हिंदुस्तान हिंदुत्व देश बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। हिंदुस्तान तो टोटली डिफरेंट है। कम्युनल के बारे में, कम्युनलिस्ट के बारे में बात किया है। आरएसएस के बारे में ये लोग घूमते फिरते हैं कि ये जेपी फैसिस्ट है, आज बिल्कुल नहीं है। ये आरएसएस का वो सपोर्ट करता था, वो इसलिए आरएसएस वाले उसके पीछे चले गए थे, उनके चारों तरफ गिर लिए थे। इमरजेंसी में उनका गुस्सा ये था कि मैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ऐसे बड़े बड़े नेता जो है और सैकड़े लोग जो है अपना सैक्रिफाइस करके डेमोक्रेसी लाया है। इंदिरा गांधी डेमोक्रेसी को उसने उठा दिया इमरजेंसी में। इसको तो हमने पावर से निकालते रहूंगा। वो मेरे साहब का है, किताब में लिखा हुआ मैं, और उसके लिए तो मैं कुछ भी करना चाहता हूं। मगर आरएसएस का और फैसिस्ट का मेरे ख्याल में वो 1000 मील दूर है जेपी, हजारों मील दूर है। इसलिए जेपी को इन्होंने बिट्रे कर दिया, आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने जेपी को बिट्रे कर दिया है, उनको बेइज्जती किया है। उनको सारे जो प्रिंसिपल्स है जा रहे, वो टीचिंग डिटेल में नहीं बोल सकता है, सेपरेटली अगर इंटरव्यू करेंगे तो मैं सारे डिटेल में बोलूंगा। वो करना चाहता है, मुझे कांटेक्ट किया है। मगर जो जिसके लिए जेपी स्टैंड किया है, महात्मा गांधी जी को छोड़ दीजिए, ये जेपी को अपना आइकॉन कहते हैं, जेपी हमारा लीडर है। मगर जो जेपी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, सोशल आइडियोलॉजी है, जो आज हो रहा है बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। इतना मैं कहना चाहूँगा। जी, मैं देवसाहन साहब आज बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करने के लिए। एक पॉइंट मैं बहुत करना चाहता हूँ, ईवीएम वोटिंग है, वो एक पॉइंट एक्सपोर्ट बात में आएंगे। एक ही पॉइंट मैंने बोलना चाहता हूँ, आप पूछ लीजिए उसके बारे में। ईवीएम वोट का डिफेक्ट क्या है, इसका कमी क्या है? हाँ, नहीं आप उसको बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगा अभी आप उसकी कमी बताएं, फिर जब हमारे 6 स्पीकर बोल चुके होंगे अलग अलग दिन, उसके बाद एक बार फिर से, क्योंकि फिर बहुत से प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में, हमारे मन में
कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अनुत्तरित प्रश्न रहेंगे, हम आपको फिर से एक बार आपसे चाहेंगे बात करें, लेकिन अभी आप जरा उसके डिफेक्ट की बात बता दीजिए। एक मिनट कर जी जी दूंगा। जी जी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वोट क्या है, कि जो कानून जब 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 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सिटीजन के हाथ में है, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। संविधान का जो अधिकार उस करने में उनको खुद को मालूम होना चाहिए, मेरा वोट किसको मैं दिया है, मेरा आंख से देखना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए मैं वोट एज इंटेंडेड। पेपर बैलेट में वो था, मैं आंख में 2-3 बार देख सकता हूँ, ये मशीन में चला जाता है, मुझे नहीं पता। उसके बाद रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, जिस मेरे कैंडिडेट के लिए रिकॉर्ड होना चाहता था, छापना चाहता था, उनके कैंडिडेट के नाम में हुआ कि नहीं, वो भी पेपर बैलेट में था, इसमें नहीं है, मेरा आंख में नहीं देख सकता है, मेरा नॉलेज नहीं है। और गिनती भी हुआ कि नहीं, ये भी पहले मालूम था, एजेंट के सामने हुआ था। अब ये सारे चीज पहले मेरे आंख में होकर के मुझे मालूम था कि मेरा वोट जो है मैंने इनको दिया है, फलाना को इलेक्ट किया है, ठीक है। वो बात में एमएलए बना, एमपी बना, वो दूसरी बात है, मगर वोटर को ये बुनियादी हक है, वो हक को छीन दिया है ईवीएम ने। सब मशीन में चल रहा है, मुझे पता नहीं, मशीन तो बहुत अच्छा होगा, बेस्ट मशीन होगा, मैं टेक्नोलॉजी आदमी नहीं हूँ, मगर मुझे नहीं पता, वोटर को नहीं पता। ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। आगे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, पर्टिकुलरली सुभाषिस बैनर्जी आएंगे, वो इसको ठीक तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच देव सायन साहब। आपको एक बार फिर से, जब एक सीरीज हम खत्म करेंगे, एक बार आपको फिर से तकलीफ देंगे कि आप फिर से आइएगा, और कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो फिल इन द गैप्स होंगे, जिसमें थोड़ा आपसे फिर से आपसे समझना होगा। और उस दिन फिर मदर टेरेसा की भी बात उसी समय कभी करेंगे, आज थोड़ा समय का अभाव है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।